जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। कमल नयन चौबे की किताब आदिवासी और वनवासी जनजातीय क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए कार्यों का एक बृहद तथा सिलसिलेवार दस्तावेज है। साथ ही हिंदूवादी विचारधारा की संगठनात्मक विविधता और जनजातीय भारत के बीच की विसंगतियों का गहन अध्ययन भी। आज हम चौबे जी के अध्ययन के मद्देनज़र वनवासी कल्याण आश्रम की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर चिंताओं के चलते हुई थी। यह आशंका थी कि जैसे ही मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगी, ईसाई मिशनरी धर्मांतरित आदिवासियों को ईसाइयों के लिए एक अलग राष्ट्र या राज्य की मांग के लिए भड़का सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश जो तत्कालीन समय प्रांत था, तो कई आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी से पहले ही धर्मांतरण का मुद्दा प्रमुख था और कुछ रियासतों ने धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए थे। इसमें रायगढ़ राज्य धर्मांतरण अधिनियम 1936, सरगुजा राज्य हिंदू धर्म त्याग अधिनियम 1945 और उदयपुर राज्य धर्मांतरण अधिनियम 1946 शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी विधेयक मुख्य रूप से आदिवासियों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए पेश या पारित किए गए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण एक प्रमुख विवादित और चिंताजनक मुद्दा बनकर उभरा। महात्मा गांधी ने भी ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। बिहार का जो नोट्स है 10 अगस्त 1925 का, उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईसाई मिशनरी पीढ़ियों से मूल्यवान सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरी विनम्र राय में उनका काम प्रभावित होता है, क्योंकि इसके अंत में वे इन साधारण लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण की अपेक्षा करते हैं। कितना अच्छा होता यदि मिशनरी धर्मांतरण के गुप्त उद्देश्य के बिना मानवीय सेवा प्रदान करते। ये सब मैं उनसी किताब के अंश के रूप में बता रहा हूँ। तो अपनी स्थापना के बाद आरएसएस ने मुख्यतः हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध लामबंद करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके नेताओं ने आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की भूमिका को लेकर चिंताएं व्यक्त की। हालांकि वे 1950 के दशक के आरंभ से पहले आदिवासी क्षेत्रों में व्यवस्थित कार्य शुरू नहीं कर पाए, लेकिन इसके नेताओं विशेषकर गोवालकर ने हमेशा आदिवासी लोगों के धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। 1930 के दशक के अंत और 1940 के दशक के दौरान ईसाई मिशनरियों की भूमिका से संबंधित कांग्रेस नेताओं के बीच चिंता के दो पहलू देखे जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ नेताओं के लिए मुख्य मुद्दा आदिवासियों के बीच कांग्रेस की राजनीतिक लोकप्रियता और स्वीकृति को बनाए रखना था, लेकिन कुछ जैसे रविशंकर शुक्ल के लिए मुख्य चिंता ईसाई मिशनरियों द्वारा बढ़ाई गई कथित अलगाववादी प्रवृत्तियाँ थी। उल्लेखनीय है कि बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी इलाके में झारखंड आंदोलन 1930 के दशक के अंत में आकार लेने लगा था। आदिवासी महासभा ने लगातार एक अलग आदिवासी प्रांत का मुद्दा उठाया और यह तब और जोर पकड़ने लगा जब जयपाल सिंह मुंडा 1939 में इसमें शामिल होकर इसके अध्यक्ष बने। जयपाल सिंह मुंडा एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे जो 1927 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन भारतीय सिविल सेवा के लिए उनका चयन हुआ, लेकिन उसमें शामिल होने के बजाय उन्होंने राजनीति में आने से पहले विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। संयोग से जब वे भारत लौटे तो राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें कांग्रेस के साथ काम करने के लिए कहा, लेकिन तत्कालीन बिहार के राज्यपाल से विचार विमर्श के बाद मुंडा ने आदिवासियों के लिए अलग से काम करने का फैसला किया। बिहार कांग्रेस नेतृत्व आदिवासी महासभा के बढ़ते प्रभाव से खुश नहीं था। जयपाल सिंह मुंडा ने 16 जनवरी 1939 को राजेंद्र प्रसाद को लिखा, अब मुझे आदिवासियों का स्वाभाविक नेता मान लिया गया है और मुझे लगता है कि मुझे राष्ट्रीय आंदोलन के तहत आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उसी पत्र में उन्होंने जोर देकर कहा
कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि राष्ट्रवादी ताकत को कमज़ोर करने वाला कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि आदिवासी आंदोलन एक अखिल भारतीय संघर्ष के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा होना चाहिए। 1 फरवरी 1939 को राजेंद्र प्रसाद को लिखे एक अन्य पत्र में मुंडा ने रेखांकित किया कि मैं हमेशा से कांग्रेस के सिद्धांतों का कट्टर प्रशंसक रहा हूं और रहूंगा। उन्होंने आदिवासियों के हितों की अनदेखी करने के लिए बिहार सरकार की आलोचना भी की। फिर 14 जून 1939 को राजेंद्र प्रसाद को लिखे अपने पत्र में मुंडा ने रेखांकित किया कि आदिवासी सभा के लक्ष्य और उद्देश्य, उस पर विस्तार से उन्होंने लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। हालांकि राजेंद्र प्रसाद इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने 3 जुलाई 1939 को मुंडा को लिखा और कहा, मैं नहीं जानता कि आदिवासी सभा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कैसे सामंजस्य में कहा जा सकता है जब उसने कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करना उचित समझा। राजेंद्र प्रसाद और अन्य कांग्रेसी नेताओं को लगा कि चर्च जयपाल सिंह मुंडा और आदिवासी महासभा की राजनीतिक गतिविधियों में भी मदद कर रहा है। मुंडा के जीवनी लेखक अश्विनी कुमार पंकज का दावा है कि कांग्रेस नेताओं के उकसावे के कारण आदिवासी महासभा में भी ईसाई और गैर ईसाई का मुद्दा उभरा, जिससे संगठन में फूट पड़ गई और एक वरिष्ठ नेता थेबल उरांव ने सनातन आदिवासी महासभा नाम से एक अलग संगठन बनाया। उरांव के कई कांग्रेसी नेताओं से घनिष्ठ संबंध थे। 1940 में जब कांग्रेस ने रामगढ़ में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया तो जयपाल सिंह मुंडा ने दावा किया कि यह बिहार कांग्रेस के नेताओं द्वारा उनके संगठन को दबाने की एक चाल थी। कांग्रेस अधिवेशन से एक दिन पहले उरांव ने रामगढ़ में एक बैठक आयोजित की और मुंडा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे गैर ईसाई आदिवासियों के प्रतिनिधि नहीं हैं और उन्हें अपने अलगाववादी विचारों से उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेसी नेता झारखंड आंदोलन के खिलाफ थे। एक तर्क यह था कि बिहार कांग्रेस के नेता चाहते थे कि आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासी बिहारी लोगों का दबदबा हो। यह तर्क आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि झारखंड आंदोलन के विरोध का ज़्यादा विश्वसनीय कारण चर्च और ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाए जा रहे अलगाववाद का डर था। जुलाई 1939 में राजेंद्र प्रसाद ने रांची में एक कैथोलिक बिशप से मुलाकात की और अनुरोध किया कि चर्च राजनीति से दूर रहे और अलगाववादी विचारधारा वाले किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन न करे। उन्होंने रांची के बिशप को एक पत्र लिखकर उनसे विभिन्न संगठनों की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का अनुरोध किया। इस बात की चिंता थी कि आदिवासी महासभा जैसा संगठन आदिवासी युवकों के मन में अलगाववाद की भावना पैदा कर सकता है। कांग्रेस नेतृत्व भी झारखंड की मांग के खिलाफ था। गांधीवादी नेता A.V. ठक्कर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से ठक्कर बप्पा कहा जाता था, ने 8 मार्च 1939 को राजेंद्र प्रसाद को 20 और 21 जनवरी 1939 को हुए आदिवासी महासभा सम्मेलन के प्रस्तावों के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा, मुख्य और पहला प्रस्ताव छोटा नागपुर को बिहार से अलग करने के बारे में है, जिससे हम निश्चित रूप से सहमत नहीं हो सकते। ठक्कर बप्पा ने सुझाव दिया कि राजेंद्र प्रसाद आदिवासी लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए एक अलग संगठन बनाएं। 27 मार्च 1939 को उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को लिखा, आदिवासी महासभा एक बोलने वाली संस्था या आंदोलनकारी संस्था है। मैं जिस समिति का प्रस्ताव करता हूं, वह वास्तविक कार्यकर्ताओं का एक मौन रचनात्मक निकाय होगा। राजनीतिक कार्य इसका हिस्सा नहीं होगा और जैसा कि आप कहते हैं, इससे अपने निस्वार्थ कार्य से लोगों का विश्वास जीतने की उम्मीद की जाएगी। उन्होंने प्रसाद से यह भी आग्रह किया कि बिहार प्रांतीय सरकार को ऐसे संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। उनके सुझावों के बाद एक कास्ट से संबंधित सेवक मंडल संगठन तैयार किया गया। ठक्कर बप्पा ने कई दशकों तक आदिवासी क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज में हिंदू मूल्यों के प्रसार की प्रत्यक्ष वकालत नहीं की, बल्कि
ईसाई मिशनरियों के बारे में गहरा संदेह था, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे आदिवासी क्षेत्रों में अलगाववाद को बढ़ावा दे सकते हैं। यह भावना कई कांग्रेसी नेताओं में भी व्याप्त थी, जिसने बनवासी कल्याण आश्रम के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1948 में जब मध्य प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल अपने राज्य के आदिवासी इलाकों के दौरे पर थे, तो उन्होंने आदिवासियों को अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर काले झंडे दिखाते और नारे लगाते देखा। शुक्ल को लगा कि यह ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा एक खतरनाक और विभाजनकारी अभियान है। वे आदिवासियों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण को लेकर चिंतित थे और उन्होंने ठक्कर बप्पा से अपनी इस आशंका पर चर्चा की। बप्पा ने शुक्ल से कहा कि धर्मांतरण रोकने और अलगाववाद को रोकने के लिए आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रवादी संगठनों की मदद ली जानी चाहिए। इस किताब में इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश हुई कि आदिवासी और बनवासी के बीच प्रमुख अंतर क्या हैं। क्या ये अंतर अलग अलग राजनीतिक दावों का परिणाम है? आदिवासी का अर्थ है भूमि का मूल निवासी, जबकि वनवासी का अर्थ है जंगलों में रहने वाला। कई मानवशास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि आदिवासी होने का दावा करने वाले सभी समुदाय मूल निवासी नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में गैर आदिवासी मूल निवासी रहे हैं और आदिवासी बाद में उनके साथ जुड़ गए। हालांकि अंततः कई आदिवासी समुदायों ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने और वन भूमि व उसके संसाधनों पर अधिकार जताने के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बनवासी कल्याण आश्रम ने इस विचार को पुरजोर तरीके से खारिज कर दिया। उनके लिए वे वन क्षेत्रों में रहने वाले हिंदू हैं और इसीलिए वनवासी हैं। उनका दावा है कि सभी सनातनियां इस देश के मूल निवासी हैं। बनवासी कल्याण आश्रम के प्रति वैचारिक पूर्वाग्रह शुरू से रहा है। जब कुछ विद्वानों ने इस पर ध्यान केंद्रित किया तो उन्होंने इसे हिंदू बहुसंख्यकवाद के विचार के लिए काम करने वाले एक स्थिर संगठन के रूप में प्रस्तुत किया। इस तरह की एक निश्चित समझ ने शोधकर्ताओं को बनवासी कल्याण आश्रम के कार्यों के बदलते स्वरूप को नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि आरएसएस के प्रति सहानुभूति रखने वाले विद्वानों ने भी बनवासी कल्याण आश्रम को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वे इसे आरएसएस की एक शाखा से ज़्यादा कुछ नहीं मानते थे। किताब में लिखा है कि बनवासी कल्याण आश्रम ने वामपंथी रुख अपनाया। इसका मतलब अपने शुरुआती दिनों में बनवासी कल्याण आश्रम का गठन 1952 में हुआ था। संगठन ने दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया: आदिवासियों के बीच ईसाई प्रभाव का मुकाबला करना और हिंदू मूल्यों का प्रसार करना। हालांकि 1970 के बाद से कई वामपंथी संगठनों ने वन और भूमि अधिकारों का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने विस्थापन का विरोध किया और स्वायत्त जीवन जीने के उनके अधिकारों पर जोर दिया। 1990 के दशक में ही वनवासी कल्याण आश्रम को वामपंथियों के सुर में सुर मिलाने की ज़रूरत महसूस हुई। 2015 में उसने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और वामपंथी आदिवासी संगठनों द्वारा उठाई गई सभी प्रमुख मांगों का समर्थन किया। यह विरोधी विचारधाराओं से आने वाले प्रगतिशील विचारों को अपनाने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की इच्छा को दर्शाता है। यूसीसी आरएसएस और भाजपा के मुख्य एजेंडे में रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में वनवासी कल्याण आश्रम के नेतृत्व ने जोर देकर कहा है कि आदिवासी समुदायों को यूसीसी से बाहर रखा जाना चाहिए। इसने विभिन्न आदिवासी समुदायों के बीच संस्कृति और पारंपरिक विविधताओं पर जोर दिया। उत्तराखंड में यूसीसी में आदिवासियों को शामिल न करने के भाजपा सरकार के फैसले में इसकी आलोचनाओं ने अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने स्पष्ट किया है कि देश के अन्य हिस्सों में भी आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी। यह बनवासी कल्याण आश्रम की व्यवहारिक प्रकृति को रेखांकित करता है। हालांकि यह आदिवासियों की हिंदू पहचान की बात करता है, लेकिन यह किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक अतिक्रमण का विरोध भी करता है।
घर वापसी या डिलिस्टिंग जैसे एजेंडे को लागू करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम को आक्रामक बनाने की क्या ज़रूरत है, इस पर लिखता है कि वनवासी कल्याण आश्रम अपनी छवि बनाए रखने के लिए सेवा कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता है। वे कभी भी धर्मांतरण जैसे विवादास्पद मुद्दों को नहीं उठाते। इन मुद्दों पर काम करने के लिए कुछ आक्रामक अंग हैं, मतलब दूसरे संगठन। वे औपचारिक रूप से वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनका नेतृत्व उसी की परंपरा को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए 2006 में जनजातीय सुरक्षा मंच का गठन उन आदिवासियों को एसटी सूची से हटाने के मुद्दे को उठाने के लिए किया गया था जिन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया था। वनवासी कल्याण आश्रम की प्रत्यक्ष शाखा न होने के बावजूद इसका नेतृत्व उसी के पास था। ऐसे कई संगठन घर वापसी अभियान पर काम करते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम की राजनीति को उजागर करने के लिए ये लोग ग्रामसियन के आधिपत्य के विचार का इस्तेमाल करती है। आखिर ये क्या भला है? एक्चुअली एंटोनियो ग्रामसिन ने बुद्धिजीवियों को दो भागों में विभाजित किया, पारंपरिक और जैविक। पहला, जहां हमेशा मौजूदा व्यवस्था की रक्षा करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरा प्रचलित आधिपत्य पर सवाल उठाता है और हाशिए पर पड़े समुदायों के पक्ष में बदलाव चाहता है। जैविक बुद्धिजीवियों के रूप में वनवासी कल्याण आश्रम कभी कभी आदिवासियों के पक्ष में खड़ा होता है, लेकिन पारंपरिक बुद्धिजीवियों के रूप में वे कभी भी आधिपत्यवादी नव उदारवादी राज्य और उसके विकास मॉडल पर सवाल नहीं उठाते। यानी विकास के लिए क्रोनी कैपिटलिज्म को समर्थन भी करती है, जैसा कि असम में आदिवासियों की ज़मीन कॉरपोरेटों को दी जा रही है, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम चुप बैठी है। अंत में हमेशा यह सवाल उठता है कि क्या वनवासी कल्याण आश्रम ने आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत किया? देखिए, वनवासी कल्याण आश्रम ने अपने सेवा कार्यों के माध्यम से कई आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की उपस्थिति बढ़ाई है, जहां पहले इसकी उपस्थिति नगण्य थी। पूर्वोत्तर राज्य इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। देश भर के आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। हालांकि अन्य संगठनों के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी इसके राजनीतिक भविष्य को आकार देती है, जैसा कि झारखंड में देखा गया, जहां पार्टी ने हाल के विधानसभा चुनाव में सभी आदिवासी सीटें खो दी। तो इस तरह से वनवासी कल्याण आश्रम की उत्पत्ति तथा ऐतिहासिक विकास, उसकी विचारधारा के स्वरूप तथा विभिन्न कार्यों को रेखांकित करते हुए कमल नयन चौबे ने इस संगठन के उन कार्य क्षेत्रों का परिचय कराया है जो अब तक हमारे लिए अनजान रहे हैं। गहन शोध पर आधारित आदिवासी और वनवासी एक ऐसी पुस्तक है जिससे आधुनिक भारत के इतिहास, राजनीति तथा भारतीय समाज के बदलते हुए स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। आपको यह जानकारी कैसे लगी ज़रूर से कमेंट में बताएं। सबों को धन्यवाद। जोहार।